हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल, कैसे हो? सब कुछ मस्त जबरदस्त जिंदाबाद। तो हम लोग जो है अभी कर रहे हैं लेक्चर 3 ऑफ न्यूट्रिशन और यहां पर जो है हम लोग वन शॉट सीरीज को जो है कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हम लोगों ने जो है पिछले वाले क्लास में देखा था कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, उसके क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और उसका जो है एक मिनिमम रिक्वायरमेंट एक इंसान को कितना होता है। इन सभी चीजों के बारे में जो है हम लोगों ने अच्छे तरीके से बात किया था। ओके, तो आज के लेक्चर में जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है एनर्जी। एनर्जी का मतलब क्या होता है? पावर, शक्ति, है ना। एनर्जी का मतलब क्या होता है? शक्ति। तो ये भी जो टॉपिक है वो कार्बोहाइड्रेट्स का ही पार्ट है, लेकिन इसको जो है हमने अलग से लिया क्योंकि इसको जो है अच्छे तरीके से समझाना था और ज्यादा टाइम जो है कार्बोहाइड्रेट्स में नहीं लगाना था। ओके, तो आज हम लोग बात करेंगे एनर्जी के बारे में। चाहे कोई भी चीज को काम करवाना हो उसको एनर्जी का जरूरत होता है। अगर तुम जो है एक बाइक चला रहे हो तो बाइक को चलने के लिए जिस एनर्जी का जरूरत होता है वो मिलता है पेट्रोल से, वो मिलता है डीजल से, है ना। या फिर जो है कोई भी इंसान हो, कोई भी जानवर हो, उसको चलने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो मिलता है कहां से? वो मिलता है फूड से, वो मिलता है फ्रूट से, वो मिलता है मीट से। तो यहां पर हम लोग बात करते हैं एनर्जी। अब वो एनर्जी क्या होता है, उसका एसआई यूनिट क्या होता है, या फिर जो है बीएमआर क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में जो है हम लोग आज बात करने वाले हैं। ओके, तो बिना समय को बर्बाद करते हुए जो है सबसे फर्स्ट स्लाइड में चलते हैं और यहां पर सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आखिर आज के चैप्टर में जो है हम लोग कौन कौन से टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या होता है एनर्जी इन न्यूट्रिशन। जब हम लोग बात करते हैं न्यूट्रिशन में तो एनर्जी का यहां पर मतलब क्या होता है, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी क्या क्या होते हैं, मींस बॉडी में भी जो है अलग अलग तरीके के एनर्जी जो है यहां पे काम कर रही होती है और उसके रोल्स क्या होते हैं, यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है, कन्वर्सन बिटवीन कैलोरी एंड जूल, यहां पर जो भी उसके यूनिट्स हैं उसको किस तरीके से कन्वर्सन करना होता है। फिर बात यहां पे आता है बेसल मेटाबॉलिक रेट का कि बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है। फिर यहां पर देखेंगे मेजरमेंट उसको किस तरीके से करते हैं और कैसे कैसे फैक्टर्स हैं जो कि जो है बीएमआर को इफेक्ट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द लास्ट यहां पर देखने को मिलेगा बीएमआर यूनिट एंड द फिजिकल एक्टिविटी रेशियो, जो कि नॉर्मली लोगों को समझ में नहीं आता है और इसको अच्छे तरीके से मैं तुमको समझाने वाला। ओके, तो हम लोग जो है सबसे पहले चलते हैं और यहां पर सबसे फर्स्ट टॉपिक को कंप्लीट करते हैं जिसका नाम है एनर्जी इन न्यूट्रिशन। तो यहां पर हम लोग इंट्रो करते हैं एनर्जी का। तो एनर्जी क्या होता है? जब यहां पर बातें होती है व्हाट इज एनर्जी, एनर्जी क्या है, तो यहां पर कहा गया एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। इंसान का ऐसा कैपेसिटी जिससे वो कोई काम को कर पाए। अगर तुम्हारे बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं रहेगा तो क्या तुम जो है काम कर पाओगे? क्या तुम्हारा बॉडी जो है कुछ चीज पर रिएक्ट कर पाएगा या फिर क्या तुम जिंदा रह पाओगे? है ना, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे अगर तुम्हारे बॉडी में एनर्जी नहीं है तो। फिर यहां पे कह रहा है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन। और ये एनर्जी हमें कहां से मिलता है? ये एनर्जी हमें मिलता है जो फूड हम लेते हैं, और फूड जो भी लेते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उसमें फैट्स होते हैं, उसमें प्रोटीन्स होते हैं और उसी से जो है हमें एनर्जी मिलती है। हमें विटामिन से जो है एनर्जी नहीं मिलती, हमें मिनरल से एनर्जी नहीं मिलती, हमें एनर्जी कहां से मिलता है? फैट से मिलता है, प्रोटीन से मिलता है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द कॉमन थिंग दैट इज द कार्बोहाइड्रेट। हमें जो है प्राइमरी एनर्जी जो है कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। ओके, फिर यहां पे कह रहा है कि एनर्जी मस्ट बी सप्लाइड रेगुलरली, और जो हमारा बॉडी उसको एनर्जी जो है कंटिन्यूअसली चाहिए होता है। किस लिए चाहिए होता है? मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है वो हमेशा मेंटेन हो, उसके लिए भी जो है एनर्जी चाहिए होता है। सपोर्ट करने के लिए मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को, हमारे शरीर में जो भी काम हो रहे हैं, चाहे वो खाना पच रहा है, चाहे वो सर्कुलेटरी सिस्टम हो रहा है, चाहे वो हार्ट काम कर रहे हैं, लंग्स काम कर रहे हैं, उसके लिए भी जो है हमें एनर्जी चाहिए होता है और ये कंटिन्यूअसली जो है एनर्जी यूज हो रहा होता है चाहे हम सोए हुए क्यों ना रहे। ओके, अब यहां पे कह रहा है कि इनेबल फिजिकल वर्क, हम लोग फिजिकल वर्क कर पाते हैं, प्रमोट हो पाता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। अगर हमारे बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगा तो हमारा बॉडी का ग्रोथ कैसे होगा, उसका डेवलपमेंट कैसे होगा, और ये जो है मेंटेन करता है बॉडी वेट को और हमारे हेल्थ को। हमारे हेल्थ को सही करने का काम जो है वो एनर्जी के माध्यम से ही होता है।
ओके तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि एनर्जी क्या होता है। अब यहां पर नेक्स्ट देखने को मिल रहा है कि सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्या है। बहुत ही सिंपल सी बात है, कार्बोहाइड्रेट से मिलता है, फैट से मिलता है, प्रोटीन से मिलता है। ओके नेक्स्ट है स्टोर्ड एनर्जी। अगर जो है हम लोग ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स ले लेते हैं, और इसके बारे में जो है हम लोगों ने पिछले वाले क्लास में भी पढ़ा था कि जब इंसान जो है बहुत ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज को ले लेगा, कार्बोहाइड्रेट्स को ले लेगा, तो लीवर उसको क्या करेगा, उसको कन्वर्ट कर देगा क्या चीज में, ग्लाइकोजन में, और वो जाकर के जो है हमारे लीवर्स में, हमारे मसल्स में जो है स्टोर हो जाते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड द ग्लाइकोजन। और जब जो है हमारे बॉडी को इमीडिएट एनर्जी का जरूरत होता है और हमारे पास जो है ग्लूकोज का डिफिशियंसी होता है, तो उस समय जो है हमारा बॉडी ग्लाइकोजन को तोड़ता है और हमारे ब्रेन्स को, हमारे बॉडीज को जो है यहां पर जो है वो एनर्जी का सप्लाई करता है थ्रू द ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज। ओके अब यहां पे कह रहा है कि ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अदर फॉर्म्स टू डू वर्क, मीन यहां पर कह रहा है कि वो ग्लाइकोजन से जो है टूटते हैं और जाकर के जो है वो ग्लूकोज में चेंज हो जाते हैं, और जिससे जाकर के जो है हमारे बॉडी को एनर्जी मिलता है। तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि एनर्जी क्या होता है और सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्या होता है, जो कि जो है बहुत सिंपल सी कहानी है। अब नेक्स्ट यहां पर जो देखने को मिल रहा है वो कहानी है किस चीज के बारे में, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इन द बॉडी एंड देयर रोल्स। आखिर हमारे बॉडीज में इतने सारे एनर्जीज हैं, हम किसी को मार रहे हैं, किसी को पीट रहे हैं, क्या यही एनर्जी है क्या, या फिर हम कोई काम कर रहे हैं, क्या इसी टाइप की एनर्जी क्या हमारे बॉडी में चल रहे होते हैं क्या, तो नहीं। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे अलग अलग एनर्जी के फॉर्म्स के बारे में। तो यहां पर सबसे पहले देखने को मिलता है ऑस्मोटिक एनर्जी। क्या है यहां पर, ऑस्मोटिक एनर्जी। तो ऑस्मोटिक एनर्जी क्या होता है, तो यहां पे कह रहा है इसका फंक्शन है मेंटेन ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड फ्लूइड अक्रॉस मेम्ब्रेन्स। हमारे मेम्ब्रेन्स में जो है हमेशा फ्लूइड जो है सेक्रेट हो रहा होता है, हमारे मेम्ब्रेन्स में जो है हमेशा फ्लूइड जो है सर्कुलेट हो रहा होता है। उस सर्कुलेशन के लिए, हर एक मेम्ब्रेन से पार करने के लिए दूसरा न्यूट्रिएंट्स को, वहां पर भी जो है एनर्जी का जरूरत होता है, जहां पर जो है ऑस्मोसिस हो रहा होता है। तो उस ऑस्मोसिस के लिए भी जो है ऑस्मोटिक एनर्जी का जरूरत होता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहां पर यूज होता है, तो इनेबल ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्सेस। जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर होता है उसको जो है कैरी करने के लिए न्यूरॉन्स में जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जरूरत होती है। तो हमारे ब्रेन में, हमारे न्यूरॉन में, हमारे नर्व में जो इंपल्सेस होते हैं, दैट्स कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट होता है केमिकल एनर्जी। तो हमारे बॉडी में केमिकल एनर्जी भी होता है ना, जो कि यूज्ड होता है इस सिंथेसिस ऑफ न्यू कंपाउंड एंड मेटाबॉलिक रिएक्शन। जो हमारे खाना पच रहे हैं या फिर नए नए बॉन्ड का क्रिएशन हो रहा है, वो सारे जो है केमिकल एनर्जी के माध्यम से ही तो हो रहा है। चाहे जो हार्मोन्स हो, चाहे वो एंजाइम हो, जो वहां पर जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ये सारे जो है केमिकल एनर्जी ही है। अब होता है थर्मल एनर्जी। तो थर्मल एनर्जी क्या होता है, मेंटेन बॉडी टेम्परेचर एंड हीट रेगुलेशन। हमारा बॉडी का जो तापमान है, हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है, वो एक जैसा क्यों है ना, एक जैसा क्यों है, क्योंकि वहां पर एनर्जी जो है यूज हो रहा है। कौन सा एनर्जी यूज हो रहा है, तो वो थर्मल एनर्जी यूज हो रहा है। अगर तुम ठंडे प्रदेश में जाते हो या फिर जो है अभी यहाँ का एनवायरनमेंट ठंडा हो जाए, तो बॉडी को ज्यादा एनर्जी खपत करना पड़ेगा, किस लिए, बॉडी को सेम टेम्परेचर में रखने के लिए। लेकिन अगर जो है तुम गर्म एनवायरनमेंट में रहते हो, तो वहां पर बॉडी जो है बहुत कम एनर्जी जो है खपत करेगा, क्योंकि वो बाहर से ही जो है पहले से गर्म हो रहा है। ओके तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि एनर्जी के फॉर्म के बारे में, ऑस्मोटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी एंड थर्मल एनर्जी, और यहां पर जो है ये बॉडी में देखने को मिलते हैं, और उसके रोल्स के बारे में हम लोगों ने यहां पे बात किया। अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो अगर तुम लोगों ने जो है अगर पढ़ा होगा फिजिक्स, तो यहां पर कहा जाता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। मींस जो है जो एनर्जी है उसको ना हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और ना जो है उस एनर्जी को हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ओके एकदम सिंपल सी बात है, एनर्जी को ना ही क्रिएट किया जा सकता है और ना ही जो है उसको क्या कर सकते हैं, उसको जो है हम लोग खत्म कर सकते हैं। बस उसको जो है हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जो है ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो हो सकता है जब हम लोग जो है पेट्रोल का यूज कर रहे हैं, तो पेट्रोल में जो एनर्जी है उसको जो है हम लोग मैकेनिकल एनर्जी में जो है कन्वर्ट कर दिए, उसको जो है हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिए। चाहे कोल है तो कोल से जो है हम लोग बना रहे हैं बिजली, तो कोल से जो है हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो है उस एनर्जी को ट्रांसपोर्ट कर दिए। फिर हम लोग बिजली से पंखे चलाएंगे तो वो सारे एनर्जी जो है हमारे पंखे में आ जाएगा और वहां पर मैकेनिकल एनर्जी का काम करेगा। ओके तो यहां पर कह रहा है कि इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड, ये जो
है सिर्फ ट्रांसफॉर्म हो सकता है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। इसको ना ही क्रिएट किया जा सकता है और ना ही इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। नेक्स्ट यहां पर एग्जांपल के तौर पे कहा व्हेन केमिकल एनर्जी इज यूज्ड फॉर मसल वर्क्स, जब हमारे मसल्स में जो है केमिकल एनर्जी का यूज हो रहा होता है, इट कन्वर्ट टू मैकेनिकल एंड हीट एनर्जी। इस कारण से क्या होता है, हम लोग अपने हाथ को घुमा पाते हैं, हम लोग अपने पैर को घुमा पाते हैं और यहां पर जो है इस कारण से जो है हीट उत्पन्न होता है और यहां पर हमारे बॉडी का टेंपरेचर जो है राइज होता है। तो जो केमिकल एनर्जी होते हैं, जो एंजाइम्स होते हैं, जो हार्मोन्स होते हैं, वो यहां पर जो है केमिकल रिएक्शन कर रहे होते हैं और इस केमिकल रिएक्शन के कारण जो है हमें मैकेनिकल एंड हीट एनर्जी जो है प्राप्त होता है। तो यहां पर सिंपल सा फंडा है कि एनर्जी को ना हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही जो है इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो नेक्स्ट टॉपिक और उसका नाम है यूनिट्स ऑफ एनर्जी, कैलोरी एंड जूल। यहां पर जो है एनर्जी का जो है यूनिट क्या होता है इसके बारे में हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं। तो यहां पर दो तरीके के यूनिट देखने को मिलते हैं, पहला होता है कैलोरी एंड सेकेंड होता है जूल। तो हम लोग बात करते हैं ओल्ड एंड द न्यू स्टैंडर्ड्स यूनिट के बारे में। तो सबसे पहले यहां पे कहा गया ट्रेडिशनली तरीके से एनर्जी वाज एक्सप्रेस्ड इन किलो कैलोरी के CAL। जो नॉर्मली है हम लोग जो है वहां पर एनर्जी जो है कैलोरी के माध्यम से यूज करते हैं, इतना कैलोरी का ये वर्क हुआ है या फिर किलो कैलोरी के हिसाब से जो है हम लोग बात करते हैं। अब नेक्स्ट जो है जो अब के बात कर रहे हैं, तो नाउ द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ न्यूट्रिशनल साइंस IUNS जो है रिकमेंडेड किया है कि जूल एज द ऑफिशियल SI यूनिट्स। अगर तुमसे पूछा जाए कि यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है, ठीक है, अगर तुमसे पूछा जाए कि यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है तो अभी के समय में जो है हम लोग बोलेंगे यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है, जूल है। यहां पर हम लोग जो है किलो कैलोरीज नहीं बोलेंगे। ओके, इतना बात तुमको समझ में आ गया होगा। अब यहां पर नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर हमें देखने को मिलता है डेफिनेशन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जूल आखिर इसका डेफिनेशन क्या है एंड किलो कैलोरीज इसका डेफिनेशन क्या है। तो हम लोगों ने किलो कैलोरीज के बारे में जो है पहले भी देखा था लेकिन अभी भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जूल के बारे में। तो यहां पर एक सिंपल सी भाषा में एक लाइन दिया गया है, वो कह रहा है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव 1 kg मास बाय 1 मीटर यूजिंग ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। क्या कह रहा है यहां पे, 1 न्यूटन फोर्स से, एकदम ध्यान से समझना है, 1 न्यूटन फोर्स से अगर 1 kg के मास, 1 kg के ऑब्जेक्ट को जो है 1 मीटर तक ले जाया जाए। ओके, 1 न्यूटन फोर्स से 1 kg के मास को 1 मीटर तक ले जाया जाए तो उतना करने में हमें जितना एनर्जी का खर्च होगा इट इज कॉल्ड द जूल। ओके, बहुत ही सिंपल है, 1 मीटर तक जो है 1 kg का सामान को लेके जाना है, कितना फोर्स से, 1 न्यूटन के फोर्स से, और उसमें जितना एनर्जी का खपत होगा इट इज द 1 जूल। इतना बार मैं तुमको समझा चुका हूं। अब यहां पर कह रहा है कि 1 न्यूटन क्या होता है, तो 1 न्यूटन को कहा गया फोर्स टू एक्सेलरेट 1 kg मास बाय 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीन 1 kg मास को 1 kg के ऑब्जेक्ट को जो है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रफ्तार ले जाने के लिए, एक्सेलरेट करने के लिए जितना फोर्स हम लोग लगाते हैं इट इज कॉल्ड द 1 न्यूटन। तो फोर्स का जो SI यूनिट है इट इज द न्यूटन। तो यहां पर हम लोगों ने समझा कि जूल क्या होता है। अब यहां पर जो नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं उसका नाम है किलो कैलोरीज। तो किलो कैलोरीज का डेफिनेशन क्या होता है, तो यहां पर बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन दिया गया है कि हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेंपरेचर ऑफ 1 kg ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। मीन 1 kg वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के लिए जितना एनर्जी का लागत लगेगा, जितना एनर्जी वहां पर जो है खर्च होगा इट इज कॉल्ड द किलो कैलोरी। ओके, जैसे 14.5 डिग्री सेल्सियस है अगर वाटर, तो उसको 15.5 डिग्री सेल्सियस करने के लिए जितना एनर्जी हम लोग लगाएंगे इट इज कॉल्ड द किलो कैलोरीज। ओके, अब यहां पर कह रहा है कि कॉमनली यूज्ड इन न्यूट्रिशन एंड फूड एनर्जी। जब हम लोग बात करते हैं न्यूट्रिशन में, जब हम लोग बात करते हैं फूड एनर्जी में, तो यहां पर हम लोग जो है मोस्टली रूप से जो है यहां पर कैलोरी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर तुमसे कोई पूछे कि एनर्जी का यूनिट क्या होता है, तो यहां पर तुमको बोलना है कि एनर्जी का यूनिट जो है वो न्यू स्टैंडर्ड के हिसाब से जो है जूल होता है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और यहां पर जो है नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, जिस टॉपिक का नाम है कन्वर्सन बिटवीन कैलोरी एंड जूल। अब जो है अगर हमको कैलोरी दिया गया हो और कैलोरी को जूल में कन्वर्सन करना हो या फिर जूल से जो है कैलोरी में कन्वर्सन करना हो तो किस तरीके से यहां पर हम करेंगे। तो यहां पर जो है कुछ यूनिट दिए गए हैं और उसके इक्विवेलेंट दिया गया है। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, इक्वल टू मींस यहां पे कहा गया कि 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू
4.184 किलो जूल। क्या कह रहा है यहाँ पे कि 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 किलो जूल और 1000 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 मेगा जूल। ओके, बहुत ही सिंपल है। फिर यहाँ पे कह रहा है कि 1 किलो जूल इज इक्वल टू 0.239 किलो कैलोरी। तो बहुत ही सिंपल है कि 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 किलो जूल, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको जो है तुम्हें याद करना है। ओके, तो यहां पर हम लोगों ने समझ लिया कि अगर किलो कैलोरीज को जूल में बदलना हो तो 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू होता है 4.184 किलो जूल, और अगर जो है 1000 किलो कैलोरी का बात कर रहे हो तो कुछ नहीं करना है, 4.184 को जो है इंटू कर देना है 1000 से, और यही जाकर के जो है मेगा जूल बन जाएगा। और अगर 1 किलो जूल का बात करते हैं तो 1/4.184 कर देंगे, यहां पर हमें निकल के आएगा 0.239 किलो कैलोरी। अब यहां पर जो हमें नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है एग्जांपल कन्वर्सन। तो एक एग्जांपल को यहां पर हम लोग देख लेते हैं। यहां पर कहा गया 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 किलो जूल, जो कि जो है यहां पर भी जो है दिया गया है। अब नेक्स्ट यहां पर कह रहा है कि इसका मतलब होता है 4184 जूल्स। मींस यहां पे क्या हुआ कि 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल। तो यहां पर 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 4184 जूल। तो यहां पे कहा गया कि 2000 किलो कैलोरी डाइट अगर हम लोग लेते हैं तो यहां पर जो हमें कितना किलो जूल्स देखने को मिलेगा। तो 2000 किलो कैलोरी डाइट अगर हम लोग ले रहे हैं तो यहां पर 2000 इंटू 4.184 कर देंगे और यहां पर हमें देखने को मिलेगा 8.368 मेगा जूल। ओके, तो यहां पर हम लोग कन्वर्सन कर पाएंगे कि कितना कैलोरी लिए हैं और उसके हिसाब से कितना जूल होगा, कितना मेगा जूल होगा, उसके हिसाब से जो है हम लोग इस फॉर्मूले के माध्यम से जो है निकाल सकते हैं। अब यहां पर हमें देखने को मिल रहा है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर स्टूडेंट्स। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कह रहा है यहां पर, तो यहां पे कह रहा है कि इन न्यूट्रिशन किलो कैलोरी इज स्टिल वाइडली यूज्ड इन द डेली प्रैक्टिसेस। मीन जब हम लोग न्यूट्रिशन का बात करते हैं, जब हम लोग फूड की बात करते हैं, फूड इंटेक का बात करते हैं, तो हम लोग यहां पर जो है न्यूट्रिशन का जब भी बात कर रहे होते हैं तो यहां पर एनर्जी के तौर पर जो है हम हमेशा जो है किलो कैलोरीज का ही यूज करते हैं। इन साइंटिफिक रिपोर्ट एंड WHO गाइडलाइंस में जो है जूल मींस किलो जूल या फिर मेगा जूल्स इज प्रिफर्ड। अगर हम लोग बात करते हैं रिपोर्ट WHO का या फिर WHO गाइडलाइंस का, तो वहां पर जो है किलो जूल एंड मेगा जूल के माध्यम से जो है यहां पर जो है नोटिफाई किया जाता है। लेकिन नॉर्मली जब हम न्यूट्रिशन पढ़ रहे होते हैं तो वहां पर हम लोग किलो कैलोरीज का ही जो है यूज करते हैं। ओके, अब जो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और यहां पर जो है नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, और जिस टॉपिक का नाम है बेसल मेटाबॉलिक रेट, BMR क्या होता है। तो ये जो है सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक को मैं पहले भी फर्स्ट वाले लेक्चर में जो है अच्छे तरीके से पढ़ा चुका हूं। तो यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर बेसल मेटाबॉलिक रेट होता क्या है। तो यहां पर कहा गया इसका डेफिनेशन के रूप में कि बेसल मेटाबॉलिक रेट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्या कह रहा है, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द बॉडी एट कंप्लीट रेस्ट। क्या चीज में, कंप्लीट रेस्ट में, टू मेंटेन एसेंशियल फिजियोलॉजिकल फंक्शन। क्या कह रहा है, एक इंसान को कंप्लीट रेस्ट में अपने बॉडी के एसेंशियल फिजियोलॉजिकल फंक्शन के लिए जितना एनर्जी का रिक्वायर्ड होता है वो कहलाता है BMR। ओके, अब जो है यहां पर जब बात करते हैं फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी या फिर फिजियोलॉजिकल फंक्शन, तो इसका मतलब क्या होता है, तो एक इंसान ब्रीदिंग कर रहा है, मीन सांस ले रहा है, तो सांस लेने में भी जो है वहां पर एनर्जी तो खपत हो ही रहा होगा। एक इंसान के बॉडी के अंदर सर्कुलेशन हो रहा है, ब्लड फ्लो कर रहा है, तो वहां भी एनर्जी लग ही रहा होगा। एक इंसान के बॉडी के सेलुलर एक्टिविटीज हो रहे हैं तो वहां भी एनर्जी लग रहा होगा। एक इंसान के बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेशन हो रहा है, कम ज्यादा हो रहा है, तो वहां पर भी एनर्जी का खपत हो रहा होगा। ओके, तो एक इंसान जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं कर रहा है, बस उसके फिजियोलॉजी एक्टिविटी के लिए जितना भी एनर्जी लगता हो, उसके जिंदा रहने के लिए जितना भी एनर्जी लग रहा हो, इट इज कॉल्ड द BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने तुमको बताने का प्रयास किया। अब यहां पर जो है नेक्स्ट टॉपिक देखने को मिल रहा है वो है मेजरमेंट ऑफ BMR। आखिर जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है उसको हम लोग मेजरमेंट कैसे करते हैं। हम लोग ने तो बोल दिया कि हमारे ब्रीदिंग के लिए, हमारे सर्कुलेशन के लिए, हमारे सेलुलर एक्टिविटी के लिए या फिर टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए जितना भी एनर्जी का यूज होगा वो कहलाएगा BMR। लेकिन ऐसा कैसे हम लोग नाप सकते हैं कि एक इंसान का BMR कितना है।
ओके, तो यहां पर कहा गया कि यहां पे दो मेथड्स होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट मेथड एंड सेकंड होता है इनडायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, मेजर हीट प्रोड्यूस्ड यूजिंग रेस्पिरेशन कैलोरीमीटर एंड मेटाबॉलिक चेंबर। तो यहां पर एक इंसान को जो है मेटाबॉलिक चेंबर में एंड रेस्पिरेशन कैलोरीमीटर में जो है बैठाया जाता है और वहां पर हम लोग नापते हैं कि एक इंसान जो है कितना हीट प्रोड्यूस कर रहा है। ओके, और इसके हिसाब से जो है हम लोग यहाँ पे बता पाते हैं कि कितना हीट को प्रोड्यूस किया और उस हीट को प्रोड्यूस करने में कितना एनर्जी जो है वहां पे खर्च हुआ होगा। ओके, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और वहां पे हम लोग अच्छे तरीके से बात करते हैं। नेक्स्ट होता है इनडायरेक्ट मेथड। तो यहां पर मेजर करते हैं कितना O2 वो इनटेक किया है एंड कितना जो है CO2 जो है वो आउटपुट किया है एट रेस्ट, जब वो रेस्ट में था तो कितना ऑक्सीजन लिया और कितना कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर को निकाला है, और उसके हिसाब से जो है हम लोग यहां पर जो है मेजर करते हैं कि एक इंसान का BMR कितना है। ओके, अब यहां पर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर हम लोग देखते हैं उन दोनों मेथड्स को। तो एक्चुअली में जो है ये मेथड जरूरी है नहीं, लेकिन हम लोग जानते हैं क्यूरियोसिटी के माध्यम से कि आखिर इसको मेजर किस तरीके से करते हैं, ताकि हमारे दिमाग में जो है एक फिगर बन सके कि हाँ जो BMR होता है वो किस तरीके से होता है, किस तरीके से मेजर करते हैं। तो पहला होता है डायरेक्ट कैलोरीमेट्री, और इसका प्रिंसिपल क्या होता है कि मेजर हीट प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी। हमारा बॉडी जो है कितना हीट प्रोड्यूस कर रहा है इन कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट। कंट्रोल इन्वायरमेंट का मतलब क्या है कि हमें एक ऐसा जगह पे रहना है जहां से जो है हीट ना बाहर जाए और ना ही जो है बाहर से हीट जो है अंदर आए। फिर यहां पे कह रहा है मेथड्स क्या होते हैं। तो पर्सन इज प्लेस्ड इन द कैलोरीमीटर एंड मेटाबॉलिक चेंबर। एक इंसान को जो है कैलोरीमीटर में या फिर मेटाबॉलिक चेंबर में जो है बैठाया जाता है एंड दैट इज द इंसुलेटेड रूम। इंसुलेटेड रूम का मतलब क्या होता है, जो बाहर का हीट और एनर्जी है वो अंदर नहीं आएगा और जो अंदर का हीट और एनर्जी है वो बाहर नहीं जाएगा। ओके, अब यहां पर नेक्स्ट करा कि मेजर हीट गिवन ऑफ द बॉडी बाय टू डिटरमाइन एनर्जी एक्सपेंडिचर। और यहां पर जो है हम लोग मेजर करते हैं कि कितना हीट जो है बॉडी से निकला है, गिवन ऑफ बाय द बॉडी, बॉडी से कितना हीट निकला है टू डिटरमाइन एनर्जी एक्सपेंडिचर। ओके, और ये जो एडवांटेज होता है इसके मेथड का, ये एक्यूरेट होता है, मीन पूरे तरीके से हम लोग पता लगा पाते हैं कि हाँ एक इंसान जो है कितना एनर्जी का यूज किया है। और डिसएडवांटेज ये है कि ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीका है एंड रियरली यूज्ड इन प्रैक्टिस, और इसको जो है बहुत रियरली तरीके से ही जो है हम लोग इसको यूज में लाते हैं। ओके, अब यहां पर जो है सेकंड जो मेथड देखने को मिलता है वो है इनडायरेक्ट कैलोरीमीटर। तो यहां पर जो देखने को मिल रहा है प्रिंसिपल के तौर पे, यहां पर हम लोग मेजर करते हैं इंसान के ऑक्सीजन कंजम्पशन के बारे में कि एक इंसान जो है कितना ऑक्सीजन को इनटेक कर रहा है एंड कितना कार्बन डाइऑक्साइड को जो है आउटटेक कर रहा है, और यहां पर जो है कितना कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन कर रहा है, विच रिफ्लेक्ट एनर्जी एक्सपेंडिचर। और यही जो है इंसान के एनर्जी एक्सपेंडिचर को दर्शाता है। ओके, तो एक इंसान कितना मात्रा में ऑक्सीजन को ले रहा है और कितना मात्रा में जो है कार्बन डाइऑक्साइड को जो है बाहर निकाल रहा है, और यही होता है इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री। अब यहां पर मेथड क्या होता है, तो सब्जेक्ट इज एट द कंप्लीट फिजिकल एंड द मेंटल रेस्ट। जो सब्जेक्ट है वो सबसे पहले, सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, वैसे इंसान वो कंप्लीटली रूप से जो है एक फिजिकल एंड मेंटल रेस्ट में होना चाहिए। बहुत ज्यादा उसके अंदर एंजाइटी नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो है वो ज्यादा सांस लेना शुरू कर देगा। एंड आफ्टर ओवरनाइट फास्टिंग, और उसको जो है एक रात तक जो है पूरे तरीके से फास्टिंग में रखा जाता है। ओके, अब यहां पर कह रहा है कि मेजर रेस्पिरेटरी गैसेस यूजिंग ए रेस्पिरोमीटर और मेटाबॉलिक कार्ट। और यहां पर जो है हम लोग रेस्पिरेटरी गैसेस को जो है मेजर करते हैं थ्रू द रेस्पिरोमीटर और मेटाबॉलिक कार्ट के माध्यम से। और यहां पर जो एडवांटेज होता है वो होता है इजियर एंड वाइडली यूज्ड, बहुत ही आसानी से इसको यूज किया जाता है और बहुत जगह पर इसको यूज करते हैं। और इसका जो डिसएडवांटेज होता है वो होता है रिक्वायर स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट। इन सभी को करने के लिए जो है हमें स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट का जरूरत होता है। तो हम लोग जो है बिना इक्विपमेंट के जो है किसी के BMR को नहीं निकाल सकते हैं। ओके, तो यहां पर जो है ये सारे मेथड्स थे। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां हमें देखने को मिलता है नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है फैक्टर अफेक्टिंग BMR। आखिर BMR को जो है कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं, ऐसा कौन सा फैक्टर होगा तो किसी इंसान का BMR ज्यादा होगा या फिर किसी इंसान का BMR जो है कम होगा। ओके, तो यहां पर जो सबसे पहले देखने को मिलता है बॉडी कंपोजिशन। एक इंसान का बॉडी कंपोजिशन कैसा है, अगर हाइयर लीन मसल्स है तो वहां पर जो है हाइयर BMR होगा। अगर एक इंसान जो है मोटा ताजा बहुत ही जो है चुस्त दुरुस्त इंसान है तो वो इंसान जो है बहुत ज्यादा मात्रा में जो है एनर्जी को ले रहा होगा, क्योंकि उन सभी सेल्स को जो है एनर्जी का जरूरत होता है। तो यहां पर मेन जो है उसका BMR ज्यादा होता है वुमेन से।
ओके, अब बात करते हैं एज का। तो जब भी बात होगी एज का तो ओल्डर एज वाले का जो है लोअर बीएमआर होगा, क्योंकि लेस लीन टिश्यू होता है उसका, उसके बॉडी में जो है बहुत ज्यादा मसल्स नहीं होते हैं। अब बात करते हैं हाइट का। तो जो टोलर इंसान होता है उसको हाइट बीमार होता है। नेक्स्ट होता है ग्रोथ का। तो ग्रोथ की जब बात करें तो चिल्ड्रेन का जो है हाइयर बीएमआर होता है, क्योंकि एक चिल्ड्रेन जो है बहुत ज्यादा मात्रा में जो है उसके अंदर ग्रोथ देखने को मिलते हैं, उसके अंदर जो है डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं। तो ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए जो है बॉडी को ज्यादा एनर्जी की जरूरत होता है। तो एक बच्चे का बीएमआर जो है बहुत ज्यादा होता है। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है प्रेगनेंसी। मींस एक मदर जो होती है जब वो प्रेग्नेंट होती है तो वहां पर देखने को मिलता है कि लास्ट ट्राइमेस्टर में यहां पर 15 to 25% बीएमआर जो है अधिक देखने को मिलता है। क्यों अधिक देखने को मिलता है? क्योंकि वहां पर दो इंसान में एनर्जी का कंजम्पशन हो रहा है, एक तो मां में हो रहा है और एक छोटे से बच्चे में हो रहा है जो कि मां के पेट में पल रही होते हैं। नेक्स्ट है फीवर। अगर एक इंसान को फीवर हो तो सिंपल सी बात है कि हर एक 1 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर राइज करता है तो वहां पर जो है 7% बीएमआर जो है ज्यादा देखने को मिलेगा। स्ट्रेस अगर इंसान ले रहा है तो वहां पर भी जो है इंसान के बीएमआर जो है बढ़ जाएंगे, एनर्जी ज्यादा खपत होता है टेंशन लेने में। नेक्स्ट है स्मोकिंग एंड कैफीन। अगर इंसान जो है स्मोकिंग कर रहा है, कैफीन ले रहा है, यहां पर भी जो है बीएमआर इंक्रीज कर जाएगा। हाइपरथायराइडिज्म है, यहां भी बीएमआर जो है इंक्रीज करता है एक्सेस थायरोक्सिन के कारण। नेक्स्ट है हाइपोथायराइडिज्म है, यहां पर बीएमआर जो है कम हो जाएगा थायरोक्सिन डिफिशियंसी के कारण। और अगर इंसान जो है फास्टिंग कर रहा है, स्टार्वेशन कर रहा है, तो यहां पर जो है बीएमआर जो है लोअर देखने को मिलेगा और ये जो है एवरेजली जो है 30% तक जो है ये लोअर चला जाता है। और अगर इंसान जो है अंडर न्यूट्रिशन है, सही तरीके से न्यूट्रिशन नहीं ले रहा है या फिर उसके बॉडी में जो है न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी है, तो यहां पर जो है बीएमआर जो है लोअर देखने को मिलेंगे। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे बीएमआर को जो है इफेक्ट करते हैं। बीएमआर क्या? बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या? तो एक इंसान रेस्ट में रह करके जो है जितना एनर्जी का कंजम्पशन करता है उसके बॉडी के फिजियोलॉजिकल फंक्शन को चलाने के लिए, इट इज द बीएमआर। और ये सारे जो है यहां पर फैक्टर दिए गए हैं और इसको जो है तुम्हें याद करना है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और यहां पर जो है नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, जिस टॉपिक का नाम है बीएमआर यूनिट एंड फिजिकल एक्टिविटी रेशियो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा अच्छे तरीके से समझना क्योंकि बहुतों को समझ में नहीं आता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बीएमआर यूनिट का। तो बीएमआर यूनिट क्या होता है? ओके, तो यहां पर कह रहा है द एनर्जी कॉस्ट ऑफ एक्टिविटीज इज ऑफन एक्सप्रेस्ड एज मल्टीपल ऑफ बीएमआर। मीन जो है एक एक्टिविटीज को करने के लिए जो है कितना एनर्जी का कॉस्ट लगता है, ये हमेशा हम लोग एक्सप्रेस करते हैं मल्टीपल ऑफ बीएमआर। बीएमआर का उतना गुना एनर्जी को जो है हम लोग यहां पर जो है एक्सप्रेस करते हैं। किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं? ये सेकेंड लाइन में बोला गया है, थिंक ऑफ 1 बीएमआर यूनिट। मीन एक बीएमआर यूनिट के बारे में सोचो। तो 1 बीएमआर यूनिट का मतलब क्या होता है? ओके, तो यहां पर कहा गया एनर्जी यूज्ड बाय योर बॉडी एट कंप्लीट रेस्ट इन 1 मिनट। अगर एक इंसान जो है रेस्ट में है, कुछ भी नहीं कर रहा है, उसके सिर्फ जो है बॉडी के फिजियोलॉजिकल फंक्शन काम कर रहे हैं और वहां पर जो है जितना एनर्जी का यूज हो रहा है वो सारे एनर्जी 1 मिनट तक कितना एनर्जी लगा है, दैट इज कॉल्ड द 1 बीएमआर यूनिट। ओके, तो 1 बीएमआर यूनिट का मतलब क्या हो गया? तुम्हारा एक बॉडी जो है 1 मिनट तक कितना एनर्जी का यूज किया है इन द रेस्ट पीरियड, दैट इज कॉल्ड द 1 बीएमआर यूनिट। अब यहां पर कहा गया नाउ एनी एक्टिविटी यू डू। अब जो है तुम कोई भी एक्टिविटी करते हो, जैसे वॉकिंग कर रहे हो, वर्किंग कर रहे हो, खेल रहे हो, कूद रहे हो, अब वहां पर जो है उन सारे एक्टिविटीज को जो है बीएमआर से कंपेयर किया जाएगा। ओके, तो यहां पर सिंपल सी बात कहा गया कि तुम जब कोई काम नहीं कर रहे थे उस समय जो है तुम्हारा बॉडी 1 मिनट में कितना एनर्जी का यूज करता है, इट इज कॉल्ड द 1 बीएमआर। तो अगर तुम खेल रहे हो तो वहां पर तुम्हारा बॉडी जो है कितना एनर्जी को यूज करेगा वो हम लोग करेंगे कि बीएमआर का कितना गुना ज्यादा एनर्जी का खपत हुआ, और वहां पे हम लोग बात करेंगे फिजिकल एक्टिविटी रेशियो, और इस कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं फिजिकल एक्टिविटी रेशियो, पीएआर। ओके, तो अब जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं जिसका नाम है फिजिकल एक्टिविटी रेशियो। तो फिजिकल एक्टिविटी रेशियो क्या होता है? ये भी बहुत सिंपल सा कहानी है। यहां पे कहा गया, बहुत ही ध्यान से समझना है, बहुतों को समझ नहीं आता है। यहां पर कहा गया कि हाउ मेनी टाइम्स मोर एनर्जी एन एक्टिविटी यूज कंपेयर टू रेस्टिंग एनर्जी, बीएमआर। एक बॉडी जो है किसी पार्टिकुलर वर्क को करने के लिए कितना एनर्जी का खपत करता है,
कितना एनर्जी का खपत करता है, और वो एनर्जी जो है बीएमआर से कितना गुना ज्यादा है, दैट इज कॉल्ड द फिजिकल एक्टिविटी रेशियो। ओके, इतना बात तुमको समझ में आ गया होगा। अब यहां पर जो है पीएआर को जो है एक नॉर्मल से फार्मूला में रखा गया कि एनर्जी कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी पर मिनट, उसको डिवाइड किया गया एनर्जी कॉस्ट ऑफ बीएमआर पर यूनिट से। मींस एक एक्टिविटी को करने के लिए एक मिनट में जितना भी एनर्जी को लग रहा है उसको हम लोग डिवाइड करेंगे एनर्जी कॉस्ट ऑफ बीएमआर पर मिनट, उसको बीएमआर पर मिनट से जो है हम लोग डिवाइड कर देंगे और वहां पर हमें जो है पीएआर मिल जाएगा, मींस फिजिकल एक्टिविटी रेशियो मिल जाएगा। ओके, तो हमको लगता है कि अभी भी जो है तुमको समझ में नहीं आया है, तो एक बार मैं फिर से तुमको यहां पर बताने वाला हूं। तो यहां पर सबसे पहले समझो बीएमआर यूनिट क्या होता है। तो बीएमआर यूनिट क्या होता है, यहां पे कहा जा रहा है एक बॉडी को जो कि कोई काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल रेस्ट में है, और वो एक मिनट तक जितना एनर्जी को कंज्यूम करेगा, जितना एनर्जी को खपत करेगा अपने बॉडी के फिजियोलॉजिकल फंक्शन को लगाने के लिए, काम करवाने के लिए, इट इज कॉल्ड द 1 बीएमआर। ओके, अब बात करते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी रेशियो क्या होता है। तो हमारा बॉडी अगर जो है कोई काम कर रहा हो तो उस काम को करने में, एक मिनट उस काम को करने में जो है जितना एनर्जी का खर्च लगेगा वो 1 बीएमआर से कितना गुना ज्यादा है। तो अगर हम लोग रेस्ट में थे और वहां पर हमें 1 एनर्जी लग रहा था, तो हम लोग जब चल रहे हैं तो वहां पे अगर हमें 5 एनर्जी लग रहा है तो सिंपल सी बात है कि यहां पे 4 गुना ज्यादा एनर्जी लग रहा है, तो यहां पे कहलाया जाएगा 5 फिजिकल एक्टिविटी रेशियो। ओके, अब यहां पर कह रहा है एग्जांपल के तौर पर कि सिटिंग क्वाइटली, जब हम लोग शांति से बैठ रहे होते हैं तो वहां पर जो है 1.2 बीएमआर यूनिट जो है लग रहा होता है, जो कि स्लाइटली मोर देन रेस्ट है। अगर हम लोग वॉकिंग कर रहे होते हैं नॉर्मल स्पीड से तो यहां पर 3.7 बीएमआर यूनिट लग रहा होता है, जो कि ऑलमोस्ट जो है 4 टाइम्स मोर एनर्जी देन रेस्ट है। तो वो जो है यहीं पर दिया गया कि फिजिकल एक्टिविटी रेशियो क्या होता है। बहुत ही अच्छे तरीके से अपने तरफ से मैंने प्रयास किया कि तुम इसको अच्छे तरीके से समझ पाओ। अब यहां पर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और हमें नेक्स्ट देखने को मिल रहा है व्हाई इज फिजिकल एक्टिविटी रेशियो यूजफुल। आखिर हम लोग फिजिकल एक्टिविटी रेशियो को निकालते क्यों हैं और क्यों जो है ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो यहां पर कहा गया इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग कैलोरीज फॉर एवरी एक्टिविटीज, हम लोग जो है कौन सी एक्टिविटीज कर रहे हैं और कौन सी एक्टिविटीज में जो है कितना ज्यादा कैलोरीज का खपत हो रहा है, उसको जो है हम लोग वी यूज मल्टीपल ऑफ बीएमआर, हम लोग बीएमआर के माध्यम से जो है हम लोग उसको मल्टीप्लाई करते हैं और वहीं से निकालते हैं कि कितना ज्यादा मात्रा में कैलोरी जो है यहां पर यूज हो रहे हैं। तो हम लोग डायरेक्टली जो है कैलोरीज नहीं निकालते हैं, हम लोग जो है सबसे पहले बीएमआर निकालते हैं और कितना बीएमआर जो है उस पार्टिकुलर एक्टिविटीज को करने में लग रहा है उसके हिसाब से जो है हम लोग कैलोरीज को कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट है फॉर डेली एनर्जी नीड्स, हमारे डेली एनर्जी नीड्स के लिए जो है जो टोटल एनर्जी होता है वो क्या होता है, पहला होता है बीएमआर मीन रेस्ट वाला, और नेक्स्ट होता है एक्टिविटीज फैक्टर जो 1.6 फॉर सेडेंटरी होता है, 1.9 फॉर मॉडरेट होता है एंड 2.5 फॉर हैवी वर्क्स होता है। तो इसके बारे में जो है हम लोग नेक्स्ट भी देखेंगे कि सेडेंटरी वर्कर कौन होते हैं। सेडेंटरी वर्कर वो होते हैं जो कि बस ऑफिस में गए, बैठे, थोड़ा बहुत काम किया, नॉर्मल लाइफ स्टाइल है, उसके बाद जो है घर चले आए। नेक्स्ट होता है 1.9 फॉर मॉडरेट। मॉडरेट एक्टिविटी क्या होता है, जैसे घर का काम करना हो, कहीं झाड़ू लगाना हो, साफ सफाई करना हो, ये सारे आ जाएंगे मॉडरेट एक्टिविटीज में। और जब होगा हैवी वर्कर, तो जो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हो, कहीं पे जो है हैवी वर्कर के काम कर रहे हो, तो वहां पर जो है 2.5 होता है क्या, एक्टिविटी फैक्टर्स, और वहां पर जो है उसी के हिसाब से लिखा गया कि सेडेंटरी के लिए 1.6 होता है, मॉडरेट के लिए जो है 1.9 होता है एंड हैवी वर्कर के लिए जो है 2.5 होता है। ओके, तो टोटल एनर्जी क्या होता है, बीएमआर इनटू एक्टिविटी फैक्टर, और हर एक एक्टिविटीज का जो है अलग अलग जो है उसका फैक्टर होता है। इन शॉर्ट में क्या कहा गया, तो बीएमआर यूनिट का मतलब होता है एनर्जी एट रेस्ट। ओके, बहुत ही सिंपल तरीके से है। और पीआर का मतलब क्या होता है, एक्टिविटी एनर्जी भागा बाय रेस्टिंग एनर्जी। एकदम सिंपल है, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट पर देखने को मिल रहा है एनर्जी कॉस्ट ऑफ कॉमन एक्टिविटीज। अब हम लोग जो है कुछ चार्ट को देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा तुमको जो है सिर्फ ध्यान देना है और तुमको समझ में आ जाएगा। तो यहां पर एक्टिविटीज और उस एक्टिविटी को करने में जो है कितना कॉस्ट लगता है एज ए बीएमआर यूनिट के माध्यम से। तो हम लोग अगर शांति से बैठ रहे होते हैं 1.2 बीएमआर, स्टैंडिंग क्वाइटली 1.4 बीएमआर, सिटिंग एट डेस्क, हम लोग डेस्क में बैठ रहे हैं 1.3 बीएमआर, वॉकिंग के लिए 3 मीटर पर हावर के हिसाब से तो वो हो जाएगा 3.7 बीएमआर।
ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है, नेक्स्ट मोर चार्ट, वो है एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडियन एडल्ट्स इन बीएमआर यूनिट्स। यहाँ पर जो है इंडियन एडल्ट्स को जो है कितना एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है और वो बीएमआर यूनिट के माध्यम से यहाँ पर बोला जा रहा है। और वहां पर जो है एज पर WHO एंड FAO फैक्टोरियल मेथड के हिसाब से। और जो ये बात हो रहा है कि 1.2 बीएमआर, 1.4 बीएमआर, 1.3 बीएमआर, 3.7 बीएमआर, ये क्या है? ये 1 मिनट में कितना बीएमआर का यूज हो रहा है, इसके बारे में बात हो रहा है। यहां पर पूरे दिन के बारे में बात नहीं हो रहा है। तो यहां पे कहा गया जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल वाले होते हैं वहां पर यूज होता है 1.6 पर मिनट। यहां पर मॉडरेट वाले के लिए होता है 1.9 पर मिनट। हेवी वर्कर वाले को होता है 2.5 बीएमआर पर मिनट। ओके, तो ये एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ इंडियन एडल्ट्स है, इन बीएमआर यूनिट्स के माध्यम से तुमको बताने का प्रयास किया गया है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर जो है एक और ग्राफ को देखते हैं। और यहां पर कहा गया डिटेल ऑफ डेली एनर्जी पैटर्न। और यहां पर जो है हम लोग डेली एनर्जी पैटर्न्स के बारे में जो है थोड़ा सा बात करते हैं। तो यहां पर कहा गया एक्टिविटीज, नेक्स्ट है ड्यूरेशन, नेक्स्ट है सीडेंटरी, नेक्स्ट है मॉडरेट एंड नेक्स्ट है हेवी। तो यहां पर 3 तरीके के देखने को मिलता है। पहला सीडेंटरी वाला, सेकंड है मॉडरेट वाला एंड थर्ड है हेवी वाला। सीडेंटरी वाले जो लोग होते हैं वो कौन से होते हैं? जो ऑफिस गया, थोड़ा बहुत काम किया, कागज पत्रा वाला काम किया और फिर घर आकर के जो है आराम से सो गया। नेक्स्ट है मॉडरेट वाले जो होते हैं वो होते थोड़ा घर का काम कर रहे हो, थोड़े वर्कर टाइप के हो, दुकानदारी कर रहे हो, ऑक्यूपेशन कर रहे हो, ये आएगा मॉडरेट में। नेक्स्ट होता है हेवी वर्कर, जो कि कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हो, घर बनाने वाले हो या फिर जो है ईटा पत्थर धोने वाले हो, ये सारे जो है हेवी वर्कर होते हैं। तो यहां पर जो है जब एक्टिविटी होता है तो इंसान कौन कौन सी एक्टिविटीज करते हैं? पहला होता है कि इंसान सोता है, भरपूर सोता है। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल वर्क करते हैं, जो उसका ऑक्यूपेशन रहेगा। नेक्स्ट है नॉन ऑक्यूपेशनल वर्क करते हैं, मींस घर का काम हो गया, नॉर्मली जो एक्टिविटी हो गया, नहाना खाना हो गया, वो नॉन ऑक्यूपेशनल वर्क हो गया। और इसके माध्यम से हम लोग निकालेंगे कि इन सारे काम को करने में जो है एवरेज कितना खर्च होता है, एवरेज 24 आवर्स में। ओके, तो ड्यूरेशन का बात करते हैं तो मान लेते हैं कि 8 घंटा इंसान सोएगा, 8 घंटा इंसान जो है ऑक्यूपेशनल वर्क करेगा और 8 आवर जो है वो नॉन ऑक्यूपेशनल वर्क करेगा। ओके, 8 घंटा सोएगा, 8 घंटा ऑफिस का काम करेगा और 8 घंटा जो है वो घर में आके कुछ जो है वो करते हुए दिखेगा। तो सेडेंटरी वाले जो पीपल होते हैं वहां पर स्लीप करने के लिए 1.0 और मॉडरेट भी 1.0 एंड हैवी के लिए भी जो है 1.0 होता है। मींस कोई भी इंसान जो भी सो रहा है वहां पर उतना ही एनर्जी खपत हो रहा है। ऑक्यूपेशनल वर्क के लिए जो है सेडेंटरी वाले को 1.7 लगेगा एंड मॉडरेट वाले को 2.8 बीएमआर लगेगा एंड हैवी वाले के लिए 4.5 बीएमआर जो है देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है नॉन ऑक्यूपेशनल वर्क के लिए, मीन ऐसा वर्क जो कि जो है ऑफिस से बाहर है, जो कि उसके ऑक्यूपेशन का वर्क नहीं है, अपने दिनचर्या के काम को करने के लिए यहां पे इसको 1.4 लगेगा और यहां पे 2.2 लगेगा एंड हैवी वाले के लिए जो है 2.0 ही लगता है। नेक्स्ट यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं एवरेज का, तो यहां पर इंसान को जो है 1.6 देखने को मिल रहा है, इंसान को 1.9 देखने को मिल रहा है और इस इंसान के अंदर जो है 2.5 देखने को मिल रहा है, जिसके बारे में जो है हम लोग यहां पर बात कर चुके थे। तो डिटेल ऑफ डेली एनर्जी पैटर्न में जो है सेडेंटरी लाइफस्टाइल में 1.6 बीएमआर पर मिनट देखने को मिलता है, मॉडरेट लाइफस्टाइल में जो है 1.9 बीएमआर पर मिनट देखने को मिलता है एंड हैवी लाइफस्टाइल के लिए जो है 2.5 बीएमआर पर मिनट देखने को मिलता है। ओके, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने बात किया एनर्जी के बारे में। एनर्जी क्या होता है, यूनिट्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, क्या उसके वैल्यूज होते हैं, किस किस तरीके से जो है उसको यहां पर जो है दर्शाया जाता है, बीएमआर क्या होता है, बीएमआर के यूनिट्स क्या होते हैं, और इन सभी चीजों के बारे में जो है हम लोगों ने अच्छे तरीके से बात किया। तो आज का लेक्चर तुमको कैसा लगा, कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया, कौन से कंफ्यूजन रह गए वो नीचे लिखना है, और अगर कुछ नहीं लिखना है तो ये बताना है कि ये लेक्चर तुमको कैसा लगा है और कमेंट जरूर करना है। ओके, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने वैसे दोस्तों को जिसको इसका जरूरत है।